हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीए इंटर लॉ की पढ़ाई आप कैसे कर सकते हो। आप सब लोगों को बताऊंगा कि आपके पास खाली 40 दिन बाकी है, ओनली 40 डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्टिल यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन सीए इंटर ऑडिट, सीए इंटर लॉ, इवन इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड द पेपर स्टडीज सो वेल। तो लेकिन आपको एक चीज मुझे प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि अगले 40 दिन आप पूरा जी जान लगा के आपका ब्लड एंड स्वेट देने के लिए तैयार हो सीए इंटर लॉ इस सब्जेक्ट को। क्योंकि अभी नहीं किया ना आपने तो कभी नहीं होने वाला है। आप खाली एक बार आंख बंद करके सोचो कि आपका क्या ड्रीम है आगे। आपको जल्दी से जल्दी इंटर क्लियर करके आगे जाना है, फाइनल में बहुत बड़ा जर्नी होने वाला है, या फिर आपको इंटर का ये ग्रुप खत्म करके नेक्स्ट ग्रुप पे फोकस करना है, या फिर इंटर का ये ग्रुप खत्म होने के बाद यू विल स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, जो भी है। लेकिन आपका एक आगे रोड मैप है। वो रोड मैप पे चलने के लिए आपको ये आगे के 40 दिन बहुत ज्यादा फोकस करने पड़ने वाला है, और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देना पड़ने वाला है। तो आने वाले 40 दिन अगर आप थोड़ा भी रिलैक्स हो जाते हो या फिर थोड़ा भी सेटबैक हो जाते हो कि अरे हाँ ठीक है देखते हैं क्या होता है, तो आपसे नहीं होने वाला है वो। और आप अगर डरे भी होंगे कि अरे यार 40 ही दिन बाकी है, मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूं, मैं पूरी जी जान से पढ़ाई करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सही है। प्लीज एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई की जा सकती है, और फिर एंड में मैं आपको टुवर्ड्स द मिडिल आपको एबीसी एनालिसिस भी बताऊंगा कि एबीसी एनालिसिस नहीं बोल सकते लॉ के लिए, खाली मैंने ए और बी एनालिसिस किया है, मैंने सी कैटेगरी रखी ही नहीं है। क्योंकि सी कैटेगरी कैसा होता है कि लोग करते नहीं है, सी कैटेगरी छोड़ देते हैं क्योंकि यार यहाँ सी है, लेकिन सी से भी आता है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ तो देखने को ही मिलेगा, क्योंकि 70 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव आने वाला है और 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आने वाला है। और एमसीक्यू में आईसीआई के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो छोटे छोटे चैप्टर्स है जहां से बच्चे छोड़ देते हैं, वहां से भी उठा के एमसीक्यू डाल सकते हैं। इसलिए लॉ में सी कैटेगरी में कुछ रखूंगा नहीं कि सी है इसको छोड़ ही दो, करो ही मत, क्योंकि उसको आपका एमसीक्यू में टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जरूर एक अप्रोच बता सकता हूं मैं कि पहले फोकस किस पे करना है, बिकॉज वी ओनली हैव 40 डेज। So we have to study in a smart manner rather than in a hard manner. Hard study is very important, but along with it, smart study is also that much important only. So चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए अगले 40 दिन। अभी आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट भी की होगी लॉ की बेसिक लेवल की, या फिर आपने स्टार्ट नहीं की होगी, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास लॉ के लिए कितने दिन है। अभी मैं बता दूं कि लॉ के लिए 10 दिन लगेंगे, तो आप बोलोगे कि यार मैं बहुत ग्रुप दे रहा हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल ओपिनियन, आप जो लोग वीडियो देख रहे हो आपके हिसाब से खुद को एक बार एक टाइमलाइन दे दो कि मेरे पास लॉ के लिए 8 दिन ही है, उससे ज्यादा आई कांट अफोर्ड ऑन लॉ, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर आपके दिमाग में आ गया कि हाउ मच टाइम डू यू हैव फॉर अ सब्जेक्ट, इन दिस केस हाउ मच टाइम यू हैव फॉर लॉ, ठीक है। आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। सपोज मेरे पास 8 दिन है, तो अभी 8 दिन है, तो आगे आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दूं, कि मैं कोई रिवीजन वीडियो देखूं, या फिर मैं कोई कॉन्सेप्ट बुक उठाऊं उससे पढ़ूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, प्लीज डोंट वरी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है आने वाले 40 दिनों में लॉ के लिए। भले ही बाकी सारी चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कैटेगरी जो मैं बताऊंगा ना, खाली आप उस पे भी इतना 100% ग्रिप लाने की कोशिश करते हो, तो सर्टेनली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड स्कोर विच विल बी अबव 50 मार्क्स। अगर आप एक कैटेगरी पे भी अच्छे से फोकस करके जाते हो एग्जाम में, और इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे आंसर्स, क्वेश्चंस, जो भी छोटी मोटी चीजें उस पे अच्छा ग्रिप होगा आपका, तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स विच विल बी अबव 50। और बी कैटेगरी के भी चैप्टर्स आप करके जाते हो तो कुछ कहना ही नहीं है, फिर you will certainly have a good understanding of the whole subject and you will be able to score good marks in the exam. तो सबसे पहले एक कैटेगरी में बताऊंगा, मैंने अलग अलग किया नहीं है कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉज, मैंने खाली दोनों का मिक्स करके मैं आपको एक कैटेगरी बता देता हूं। तो सबसे पहले कुछ 10 चैप्टर मैंने रखे, 10 टॉपिक्स मैंने एक कैटेगरी में रखे। तो दो टॉपिक्स आर, सबसे पहला आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। सेकंड टॉपिक आता है, चाहे तो आप लिख लो जैसे मैं बता रहा हूं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। सेकंड आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय द कंपनीज। तीसरा है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। फिर आता है अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। फिर आता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है जनरल क्लॉजेस 1897। फिर आता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। एंड फिर आता है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। आप बोलोगे कि यार इतना सारा ये कैटेगरी में, हाँ, क्योंकि ये भले ही आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन एट द स्ट्रेच इफ यू गिव, जैसे मैंने बोला 8 दिन दिए, 6 दिन दिए, जितने भी दिए, लेकिन आप एक फोकस लेकर रखोगे कि हाँ मुझे ये 4 दिन में ये सारा खत्म करना ही है, मैं दिन की रात एक कर लूंगा लेकिन मैं करूंगा,
अगर ये एटीट्यूड आप रखते हो तो एक ए कैटेगरी को रख के बी कैटेगरी का बाद में सोचेंगे, पहले ए कैटेगरी के बारे में आप पूरा ये फोकस रखते हो कि हाँ मैं कुछ भी करके ये खत्म करूंगा क्योंकि इससे आने वाला है एंड दिस विल हेल्प मी टू स्कोर गुड मार्क्स इन लॉ का पेपर, तो आपसे वो होने वाला है। तो इसलिए मैंने इतने सारे चैप्टर्स ए कैटेगरी में डाल दिए। उसके बाद आते हैं बी कैटेगरी पे, तो बी कैटेगरी में मैंने कम चैप्टर्स रखे। बी कैटेगरी का क्या क्या है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल आई हैव केप्ट इट इन द बी कैटेगरी। एंड फिर आता है प्रिलिमिनरी चैप्टर, तो ये आता है बी कैटेगरी। अभी लॉ का ड्रॉबैक कैसा है कि लॉ का हर एक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर एक चैप्टर में से आपको टेस्ट किया जाने वाला है, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे कोई छोटा क्वेश्चन हो या फिर कोई बड़े पार्ट क्वेश्चन का एक सब क्वेश्चन हो, लेकिन यू विल बी टेस्टेड ऑन मेजॉरिटी और मोस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम द लॉ। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको थोड़ी ना सारा पेपर लिखना है 125 मार्क्स का, नहीं ना, आपको तो ऑप्शन है, तो यू कैन फोकस मोर ऑन ए कैटेगरी। ए कैटेगरी का इतना अच्छे से पढ़ाई करके जाओ कि यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 50 मार्क्स इजीली इन द एग्जाम। लेकिन ए कैटेगरी ऊपर से करोगे, बी भी ऊपर से करोगे, या फिर कोई और वीडियो देख के सी कैटेगरी छोड़ दोगे पूरा, तो एग्जाम में पूरा गड़बड़ हो जाएगा कि अरे मुझे ए कैटेगरी तो मैंने किया था यार टॉपिक, फिर भी मुझे इसका आ नहीं रहा है आंसर, चलो दूसरा ऑप्शन देखता हूँ। इसका ऑप्शन देखा, अरे यार ये तो सी कैटेगरी था, ये तो मैंने किया ही नहीं था। मतलब एक क्वेश्चन तो आपको पता ही नहीं क्योंकि आपने ऑप्शन को छोड़ दिया, और जो ए कैटेगरी था वो इतना अच्छे से नहीं किया क्योंकि ऊपर से किया, क्योंकि सब कवर करने के चक्कर में लग गए, तो उसका भी आप आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हो या फिर आंसर नहीं लिख पा रहे हो। तो वी डोंट वांट टू क्रिएट सच अ सिचुएशन इन द एग्जाम, राइट। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना है, क्योंकि हमारे पास बस 40 दिन है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग पे वो हैमर होता रहे कि 40 दिन बाकी है, 40 दिन बाकी है, हाँ मुझे स्मार्ट स्टडी करना है। अभी हार्ड स्टडी करने का टाइम गया, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी स्मार्टली। और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जो फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है, फाइनल भी है, लॉ आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है कभी भी। तो थ्योरी से डरता हूँ, थ्योरी में वीक हूँ, इन सारे क्या बोलते हैं इनहिबिशन से जल्दी बाहर आ जाओ कि मुझे थ्योरी नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, यू कैन ट्राई, यू कैन इवन स्कोर एग्जाम्शन इवन इफ यू आर वीक इन थ्योरी, इफ यू फॉलो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। सब लॉ करते बैठोगे, मतलब मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, इन दैट आपके हाथ में कुछ लगेगा नहीं। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रख के चलो, जैसे मैंने पहले बताया, नंबर ऑफ डेज पहले निकालो कि कितने दिन आप देने वाले हो लॉ के लिए। आपका लॉ की पढ़ाई पहले हो चुकी है, वेल एंड गुड, थोड़े कम दिन दो। अगर लॉ को हाथ भी नहीं लगाया तो थोड़े ज्यादा दिन दो। अगर लॉ आपका ऐसा एट स्ट्रेस नहीं होने वाला तो डू लॉ एवरी डे फॉर 3 आवर्स अलोंग विथ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया ए और बी कैटेगरी। सी कैटेगरी मैंने रखी नहीं है, लॉ में जनरली आपको सब जगह से टेस्ट किया जाने वाला है, तो ये था ए और बी कैटेगरी। अभी चलते कि लॉ की पढ़ाई कैसे करनी है आपको आने वाले 40 दिनों में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर आप उठाते हो तो उसका कॉन्सेप्ट एक बार रीड करना है। मैंने बोलूंगा डिटेल में घुस के रीड करना है, लेकिन ऊपर से आपको एक बार ओवरव्यू लेना है उस चैप्टर का, उस टॉपिक का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक जो है, जो भी क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, ICAI मॉड्यूल से होगा या फिर किसी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक होगा या फिर पूरे कंपाइलेशन होता है ना क्वेश्चंस का, MTP RTP प्रीवियस ईयर मॉड्यूल के, जो भी क्वेश्चन बैंक आपने लिया है, एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक लेके उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको एक बार रीड करने अच्छे से। उसमें क्या होगा, आपने जो पहले एक कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू लिया, अंडरस्टैंडिंग लिया ना, तो उसमें से ही सेम कॉन्सेप्ट आपको बहुत से क्वेश्चंस में रिपीट मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो मैं नहीं बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट्स आपको 2 बार रीड करना है, 3 बार रीड करना है, लॉ की लैंग्वेज माइंड में बिठानी है, नहीं, ये सब नहीं करना है। लॉ का एक ही बार पढ़ना है कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्ट्रेट अवे मूव टू द क्वेश्चंस, बिकॉज इन CA इंटर लेवल मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। ICAI क्या करता है, मैं नहीं बोलूंगा 100 मार्क्स से रिपीट देगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सिमिलर और रिपीटेड इन CA इंटर। तो आपको क्या करना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद मूव टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। अभी क्वेश्चंस में आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको याद आता है कि अरे हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने उधर पढ़ा था, अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने उधर पढ़ा था। तो क्वेश्चन के बाजू में ही वो टॉपिक या फिर वो सेक्शन या फिर वो प्रोविजन का नाम लिख लो, कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना के, कि ये क्वेश्चन इस प्रोविजन से, वो क्वेश्चन उस प्रोविजन से। आपका क्या होगा, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, ये एक्सपीरियंस भी क्या होगा, आपने 2 से 3 4 5 6 क्वेश्चन होगा, 8वां क्वेश्चन वापस आपको क्वेश्चन 2 जैसे मिलेगा, उसी प्रोविजन पे बेस्ड होगा। तो आपको रिलैक्स फील होगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या, मतलब बहुत से बार इस टॉपिक पे इस टाइप के क्वेश्चंस आके गए हैं। तो चलो एक बार मैं आंसर पढ़ता हूँ। आंसर क्या होता है, प्रोविजन ही तो होता है। तो आपने एज गुड एज क्या कर लिया, वापस कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हो आप, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन विच विल बी फिटेड इनटू योर ब्रेन वेरी इजीली एज कंपेयर टू क्या बोलते हैं बेयर रीडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट बुक या फिर जो प्रोविजन ऐसे पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में तो आएगा, पान पलटोगे समझ में आएगा, लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा होता जाएगा। लेकिन इफ यू रीड विद द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस क्या फॉर्म, क्वेश्चन क्या पूछा था और आंसर उसका ऐसा कैसा आ गया यार, अच्छा ऐसा लिंकिंग था, ओके यू विल गेट
स्टार्ट गेटिंग द लॉ वेरी इजीली। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आप बोल रहे हो कि यार ये तो बहुत पूरा एक स्टोरी बता रहा है, ऐसा करो वैसा करो, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। 1 घंटे में कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, क्वेश्चंस का ओवरव्यू कर लिया, यू विल बी थ्रू विद द चैप्टर। लेकिन आप बोलोगे रिटेन तो कुछ हुआ नहीं, तो दिस इज जस्ट द फर्स्ट रिवीजन और दिस इज जस्ट द फर्स्ट रीडिंग व्हिच आई एम टेलिंग। आपको सेकंड टाइम पे वापस कॉन्सेप्ट नहीं देखने, आपको सेकंड टाइम वापस क्वेश्चंस ही देखने, और क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर होते जाएंगे। और आप बोलोगे कि अभी ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स होंगे जिस पे अब तक कोई क्वेश्चन ही आया नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसे 1-2 टॉपिक्स होंगे कि जिस पर अभी तक मेरे क्वेश्चन बैंक में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप एक बार क्या करोगे, एंड में आप एक बार क्वेश्चन बैंक आपका कॉन्सेप्ट बुक ऐसा पलटोगे तो आपको दिखते जाएगा कि हाँ इस पे तो क्वेश्चन था, इस पे क्वेश्चन था, इस टॉपिक। इतना आपका प्रिसीजन होना चाहिए कि हाँ इसका क्वेश्चन मुझे पता है, इस टॉपिक के क्वेश्चन आके गया है, अरे इस टॉपिक पे तो क्वेश्चन ही नहीं आया, वहां पे बड़ा स्टार कर दो कि नो क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक येट। आपको क्या करना है, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है उसके लिए, तो आपको क्या करना है, बस उसका टॉपिक क्या बोलते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है, प्रोविजन पढ़ के जाना है, क्योंकि उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन बनाया नहीं है अभी तक आईसीएआई ने, आरटीपी एमटीपी जहां पे भी आपने वो बुक बनाई होगी या फिर बुक होगी आपके पास क्वेश्चन की, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है बेस्ड ऑन दैट प्रोविजन। सो जस्ट मेक अ स्टार की नो क्वेश्चन ऑन दिस प्रोविजन येट, ऐसा लिख लो बोल्ड में। तो प्रोबेबिलिटी अगर आईसीएआई लॉ का पेपर डिफिकल्ट डालता है तो दे विल आस्क फ्रॉम दैट टॉपिक ओनली व्हिच इज नॉट आस्क्ड येट, और जो कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है पहले आईसीएआई के। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन करने में आपको आसानी क्यों हुई, बिकॉज यू वर थ्रू विद द क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। सो आप बोलोगे, बहुत से लोग बोलेंगे कि बी थ्रू विद द कॉन्सेप्ट्स, थ्रू विद द कॉन्सेप्ट्स, लेकिन लॉ के लिए थोड़ा अलग अप्रोच रखना पड़ता है इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। फोकस मोर ऑन क्वेश्चंस एंड लेस ऑन कॉन्सेप्ट्स, लेस ऑन प्रोविजंस, बिकॉज इन क्वेश्चंस प्रोविजंस विल गेट कवर्ड ऑटोमेटिकली along with a question answer format। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमें लॉ समझ में जल्दी आता है। तो ये था एक स्टडी का अप्रोच जो आगे आप करने वाले हो अगले 40 दिनों में। तो ये अप्रोच रखना प्लीज, कोई रैंडम अप्रोच प्लीज मत रखना कि मैंने कॉन्सेप्ट ही प्रोविजन ही 10 बार पढ़ लिए, 3-4 बार पढ़ लिए, लेकिन उससे कुछ रिटेंशन होगा नहीं, ठीक है। और एक चीज बताना चाहता हूं मैं, एमसीक्यू का 30 मार्क के लिए आने वाला है आपके बुक में। तो आपका ये काइंड ऑफ इंटर लेवल पे आने के बाद थोड़ा ये आपका दिमाग में बहुत चीजें चलती होंगी कि अरे सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही पेपर में है, तो मैं कैसे अप्रोच करूं, तो मुझे एमसीक्यू के लिए भी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्या। तो मेरा आंसर इसका स्ट्रेट अवे नो है। एमसीक्यू के लिए प्लीज अब आगे आने वाले 40 दिनों में कोई ज्यादा एफर्ट्स मत डालो, जस्ट क्वेश्चंस एंड द प्रोविजंस साइमल्टेनियसली, उससे ही कुछ ना उठा के आपका एमसीक्यू में देने वाले। आपको आधा पेज का एक आंसर मिलेगा, फॉर एग्जांपल आधा पेज का एक क्वेश्चन आंसर मिलेगा ना, तो उसका ही 2 मार्क का एमसीक्यू बना रहा है आईसीएआई एट टाइम्स। या फिर कोई छोटी सी चीज एक आंसर में से आपको मिलेगी जिसका एक एमसीक्यू आईसीएआई ने बनाया होगा 1 मार्क के लिए। तो आंसर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स विल ओनली हेल्प यू टू सॉल्व द एमसीक्यूज, बेसिकली बीइंग थ्रू विद द प्रोविजंस will only help you to answer the MCQ. So no need of any separate practice of MCQ. It will cost you a lot of time in your preparations. ठीक है, तो एक चीज थी ये। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि फाउंडेशन लेवल पे या फिर 12th के बाद आप हमें एक बहुत आदत लगती है लोगों को कि सेल्फ नोट्स बनाता हूँ मैं, खुद के नोट्स बनाने की। ये आदत बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा अच्छी भी है, लेकिन लॉ इस सब्जेक्ट के लिए सेल्फ नोट्स का कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं, बिकॉज लॉ इज अ वेरी लेंदी और थ्योरेटिकल हो जाता है बहुत ही। तो खुद के नोट्स बनाने में आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। उससे अच्छा मैं बताऊंगा कि एक छोटी सी बुक बनाओ, इतनी सी साइज होगी उस बुक की, ज्यादा बड़ी बुक भी नहीं होगी, बिकॉज हमारा मेंटल लेवल भी उस हिसाब से काम करता है कि अरे बहुत बड़ी बुक बना ली तो बहुत ज्यादा पढ़ना है। नहीं, छोटी बुक बना, और उस पर क्या लिखना है आपको, कहाँ पे अलग अलग पेजेस पे या फिर अलग अलग चैप्टर्स पे थ्रेशोल्ड लिमिट्स दिए होंगे तो सारे थ्रेशोल्ड लिमिट्स लिख लो, मंथ्स दिए होंगे तो मंथ्स लिख लो, पेनल्टीज लिख लो सारी, कोरम अलग अलग जगह पे अलग अलग कोरम हो सकते हैं तो कोरम्स लिख लो, बोरोइंग का शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे 2/3 1/3। तो ये सारी चीजें एक जगह पे एक बुक में आपका एक क्या बोलते हैं छोटा सा वो सेल्फ गाइडेंस बुक होना चाहिए, जो आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के आपको सारा छोटी छोटी माइन्यूट चीजें जो एमसीक्यू में हेल्प होंगी ना, दैट विल गेट कवर्ड इन दैट बुक। और ये बुक आपको कब बनानी है, अलग टाइम नहीं देना है इसको कि मैं आज दिन भर बुक बनाऊंगा। आप जब वो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो क्वेश्चंस में जहां जहां पे आपको छोटे छोटे पॉइंट मिलते जाएंगे वो लिख लो एक बुक में। आप खुद लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उसका, और ये सारी चीजें आपके एमसीक्यू के मार्क्स बढ़ेगी, और एमसीक्यू के मार्क्स अगर बढ़ेंगे तो इट इज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ यू स्कोरिंग एग्जाम्शन और मोर देन 50 मार्क्स इन लॉ, इंटर का लॉ। ठीक है, तो मेरी तरफ से लॉ की पढ़ाई के लिए इतना ही था। अभी बस 40 दिन बाकी है एग्जाम को, तो प्लीज पैनिक मत हो जाना कि अरे मेरा बहुत लॉ बाकी है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखो, जो मैंने ए कैटेगरी के चैप्टर्स बताए पहले उस पे फोकस करो। खाली थिंक दैट इन द नेक्स्ट 4 days आई हैव टू कंप्लीट ए कैटेगरी, बाय हुक और बाय क्रुक आई विल डू इट। सारे क्वेश्चंस पढ़ लूंगा, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा जैसे तेजस ने बताया, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आई विल सी कि मुझे क्वेश्चंस पढ़ने के टाइम मुझे रिटर्न हो रहा है कि नहीं, और सारे कीवर्ड्स की सेंटेंसेस ये सारे मुझे रिटर्न हो रहे हैं कि नहीं।
तो इससे आपका फायदा होगा, क्योंकि अभी आने वाले 40 दिनों में अगर आप पूरा प्रोविजन या फिर पूरा एकदम शांति से बैठ के एक एक चीजें पढ़ते बैठोगे तो इट वोंट हेल्प यू मच इन द एग्जाम. Now the only thing is which is going to help you in exam is questions practice only. Not writing practice, reading practice and learning. Trying to learn the keywords, words underline करो, key phrases, key sentences underline करते चलो. This is going to help you in the exam. लॉ का स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है. तो प्लीज डरो मत कि अरे 40 दिन बाकी कैसा होगा. आई एम वेरी श्योर अगर आप ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करोगे तो आपका जरूर लॉ में बहुत फायदा होगा. और अभी भी 40 दिन बाकी है, 40 दिन बहुत दिन होते हैं. बस एक बार आंख बंद करके सोचो कि मैंने क्यों कर रहा हूँ मैं ये सारी चीजें. आपको सीए बनना है, आपका लॉन्ग ड्रीम है. सीए फाइनल में आके लॉ का और वास्ट हो जाने वाला है. आप ही वो लोग होंगे जो सीए फाइनल में आके यही लॉ की पढ़ाई, सीए फाइनल की लेंथ की पढ़ाई भी करने वाले हो. तो इसका मतलब आप में पोटेंशियल है. वही आप लोग हो जो थियरी फाइनल में आके पढ़ने वाले हो, इतनी बड़ी बड़ी थियरी, लंबी लंबी थियरी, मतलब आप में पोटेंशियल है. तो पोटेंशियल अभी बाहर निकालो एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन सीए इंटर नवंबर 2022 एग्जामिनेशंस एंड लेट्स मीट इन द सीए फाइनल का जर्नी. ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था सीए इंटर लॉ के लिए जो नवंबर 2022 में होने वाला है. 40 दिन है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, फॉलो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड स्टार्ट स्टडिंग, कीप स्टडिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.